हेलो दोस्तों। इंडियन हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल इंसान सावरकर क्या वाकई एक वीर थे या फिर ब्रिटिश सरकार का नौकर? ये सवाल आज तक डिबेटेबल है। किसी भी इंसान के बारे में फैसला सुनाने से पहले हमें उनके बारे में जान लेना जरूरी है। तो चलिए शुरू से देखते हैं सावरकर की कहानी को और फिर हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक वीर थे या फिर कायर। I beg to remain, sir, your most obedient servant, V.D. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा। विनायक दामोदर सावरकर। इनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक के एक मराठी ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इनके पिता दामोदर सावरकर और माता राधाबाई सावरकर के 4 बच्चे थे। इनके बड़े भाई का नाम था गणेश और छोटे भाई का नाम था नारायण। इसके अलावा इनकी एक छोटी बहन भी थी जिनका नाम था मायना। सावरकर को स्कूल के टाइम से ही पढ़ने का बड़ा शौक था। वो तेज भी काफी थे। उस समय 3rd स्टैंडर्ड में उनको इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल अच्छे से आती थी। आगे चलकर अपनी जिंदगी में वो एक बहुत अच्छे राइटर और पोएट भी बने। बचपन से ही उनके घर में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का पाठ किया जाता था। इसके साथ ही उनके पिता दामोदर जी उन्हें पेशवा और मराठियों का वीर कथा सुनाते थे कि कैसे उन लोगों ने अपने धर्म को बचाने के लिए मुगल साम्राज्य जैसे एक बड़े एम्पायर के साथ जंग छेड़ दी थी। जाने अनजाने में ये कहानियां धीरे धीरे विनायक सावरकर के लिए एक इंस्पिरेशन बनने लगी थी। बहुत छोटी उम्र में ही विनायक अपनी माताजी को खो देते हैं और साल 1899 तक इनके पिता भी गुजर जाते हैं। इतने छोटे उम्र में अनाथ हो जाना, वो भी तब जब घर के चारों ओर हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे हो और पूरा देश ब्रिटिश सरकार की गुलामी कर रहा हो। आप सोच सकते हैं कि ऐसे समय एक बच्चे की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 12 साल के उम्र में ही एक हिंदू मुस्लिम राइट के दौरान अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए सावरकर ने एक मस्जिद को तोड़ दिया था। इस समय तक अपने आसपास बढ़ते हुए नफरत और जुल्म को देखते हुए उनके बड़े भाई गणेश और विनायक दोनों ये बात समझ चुके थे कि ये ब्रिटिश सरकार है जो हमें धर्म और मजहब के नाम पर बांट रहा है और हमें आपस में लड़वा कर कमजोर कर रहा है। अपने धर्म को बचाते हुए भारत को ब्रिटिश राज से आजाद करने की इंटेंशन से विनायक और उनके बड़े भाई गणेश क्रांतिकारी बनने का ठान लेते हैं और साथ मिलकर साल 1903 में मित्र मेला नाम के एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा इटालियन नेशनलिस्ट लीडर गिउसेप्पे मज़ानी की, जिन्होंने इटली को ऑस्ट्रिया से आज़ादी दिलाई थी और फिर इटली के सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स को यूनाइट भी किया। विनायक सावरकर इनके तौर तरीकों से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे क्योंकि भारत की ही तरह उस समय इटली भी अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड था और उन पर हुकूमत चल रही थी ऑस्ट्रिया की। तो मज़ीनी ने क्या किया, उन्होंने यंग इटली नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया और लोगों को यूनाइट करके, स्पेशली यूथ्स को यूनाइट करके उन्होंने एक आर्म्ड रेबेलियन की शुरुआत की और इसी ऑर्गेनाइजेशन और यूथ ने मिलकर ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकाल फेंका और इटली के उन सारे छोटे छोटे रीजन्स को यूनाइट करके एक देश बनाया। इन्हीं से इंस्पायर होकर बाद में विनायक सावरकर ने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर अभिनव भारत यानी कि यंग इंडिया रख लिया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का 2 ही एम था। पहला, सारे हिंदूज को यूनाइट करना और दूसरा, ब्रिटिश राज से भारत को आज़ादी दिलाना। इस समय विनायक पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ते थे। यहाँ पर ये अलग अलग फेस्टिवल के बहाने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मीटिंग्स अरेंज करते थे। ये मीटिंग स्पेशल इसलिए होती थी क्योंकि इन मीटिंग्स पर मज़ीनी, रामदास और शिवाजी जैसे पर्सनालिटीज की बायोग्राफी को डिस्कस करी जाती थी ताकि वो भी यूथ को इंस्पायर कर सके इन लोगों की तरह ब्रिटिश राज से लड़ने का। ऐसे ही एक मीटिंग के दौरान उनकी मुलाकात होती है एक और बड़े नेशनलिस्ट लीडर बाल गंगाधर तिलक से। विनायक सावरकर उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज से काफी रिलेट करते थे और काफी टाइम से वो उन्हें फॉलो भी करते आ रहे थे। अब ऐसे एक पर्सनैलिटी से मिलना विनायक के लिए सच में एक बड़ी बात थी। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई थी कि 1905 में भारत के बंगाल प्रोविंस में पार्टीशन करने की बात अनाउंस होती है, जिसका सीधा सीधा मतलब था बंगाल के 2 टुकड़े कर देना, हिंदू और मुस्लिम स्टेट में। लोगों को ये समझ आ गया था कि ये फिर से ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक पैतरा है
और हमारे नेशनलिस्ट लीडर इस पार्टीशन के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। जहां पर भारत के लोग ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने लगे। इधर विनायक सावरकर और अभिनव भारत संगठन इस मूवमेंट को पूरा सपोर्ट देते हुए भारत के अलग अलग जगह पर जाकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्पीच देना शुरू करते हैं। ये स्पीच वो दिया करते थे ज्यादातर कॉलेजेस में, और कॉलेज के यूथ उनके बातों से धीरे धीरे इंस्पायर भी होने लगे थे। हुतात्माओं का और वीरात्माओं का जमाना शहीदों का और हीरोज का इधर खड़ा किया है, उसके ऊपर आकाश में जिधर से उधर खड़े होके आगे नहीं आना, फेंक देना चाहिए और फिर बैठ जाना चाहिए। आप मैं खड़ा होके आप लोगों को स्वातंत्र की सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ल। जब सावरकर देखते हैं कि अब भारी मात्रा में यूथ उनके साथ जुड़ने लगा है, तो उसी साल दशहरा के दिन विनायक अपने कॉलेज में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर वो बाल गंगाधर तिलक को भी इनवाइट करते हैं इस पूरे इशू पर भाषण देने के लिए। इस इवेंट को लगभग 5000 कॉलेज स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था, और जैसे ही तिलक का स्पीच खत्म होता है, सावरकर इन 5000 लोगों के सामने ब्रिटिश इंपोर्टेड क्लोथ्स का एक बड़े लॉट को आग लगा देते हैं। इसी के बाद दोस्तों देश के हर कोने में ब्रिटिश क्लोथ्स का बॉनफायर देखने को मिलता है। मगर विनायक के इन रेवोल्यूशनरी एक्शन से परेशान होकर साल 1906 में उन्हें फर्ग्यूसन कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाता है। लेकिन किसे पता था कि किस्मत उन्हें कहीं और ही ले जाने वाला था। जहां इस इवेंट के बाद उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाता है, वहीं इसी इवेंट से इम्प्रेस होकर बाल गंगाधर तिलक अब समझ चुके थे कि विनायक सावरकर के अंदर एक सच्चा क्रांतिकारी है। वो जानते थे कि अगर सही डायरेक्शन और गाइडेंस मिले तो सावरकर एक बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है। इसी सोच के साथ तिलक मिलने जाते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा से, जो एक रेवोल्यूशनरी और लॉयर भी थे। इन्होंने अपने लॉ लंदन से कंप्लीट करी थी, और जब वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे उसी समय उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था इंडिया हाउस के नाम से, ताकि ब्रिटेन में पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर नेशनलिज्म की भावनाओं को प्रमोट किया जा सके। इधर तिलक जब श्याम जी को सावरकर के बारे में सब कुछ बताते हैं, तो श्याम जी तैयार हो जाते हैं उनकी मदद करने के लिए, और वो विनायक को स्कॉलरशिप दिला देते हैं, जिसके बाद लंदन के ग्रे इन कॉलेज में सावरकर का एडमिशन हो जाता है। लीगल नॉलेज हासिल करने के सपने के साथ सावरकर 3 जुलाई 1906 को लंदन पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज और देश को आज़ाद करने का सपना उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही थी। यही वजह थी कि यहाँ पहुँचते ही वो इंडिया हाउस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन नेशनलिज्म को प्रमोट तो कर रहा था, मगर विनायक सावरकर के जो गोल्स थे कहीं ना कहीं वो इस ऑर्गेनाइजेशन से पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सावरकर यहाँ पर एक अलग सोसाइटी फॉर्म करते हैं, जिसका नाम था फ्री इंडिया सोसाइटी। ये सोसाइटी बेसिकली एम कर रही थी वायलेंट और एग्रेसिव मेथड्स का यूज करके ब्रिटिश को देश से बाहर निकाल फेंकने की। अब उन्हें पता था कि उन्हें जितने लोग चाहिए थे उतने इंडियंस लंदन में मौजूद नहीं थे, तो अपने आइडियाज को भारत तक पहुंचाने के लिए वो न्यूज़पेपर पर अपने स्पीचेस और आर्टिकल्स को प्रिंट करने लगे, जिसका एक एग्जाम्पल है द इंडियन सोशलिस्ट न्यूज़पेपर। इसके एडिटर खुद श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इस न्यूज़पेपर के थ्रू ही वो भारत के युवाओं को मोटिवेट करते थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार उठाने के लिए। इसके अलावा उन्होंने काफी सारे बुक्स भी लिखी, जैसे कि मजीनी की बायोग्राफी को उन्होंने मराठी में ट्रांसलेट कर मजीनी चरित्र नाम से एक बुक भी पब्लिश किया। उनकी सबसे फेमस बुक थी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए थी क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने 1857 के रिवोल्ट को आज़ादी का नाम दिया था, वरना इससे पहले तक तो सब इसे एक म्यूटिनी ही मानते थे। इस बुक को ब्रिटिश ने पब्लिश होने से पहले ही बैन कर दिया था, मगर विनायक लंदन से एक शिप में इस बुक की कुछ कॉपीज, बॉम्ब बनाने का मैनुअल और इसके साथ ही कुछ हथियार भारत में स्मगल करने लगे। और ठीक जैसा उन्होंने सोचा था, उनके आर्म्ड रेबेलियन का मूवमेंट यूथ को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करने लगी, और ये बैन हुआ बुक यूथ में इतना पॉपुलर हो गया कि अब जो लोग सावरकर को जानते भी नहीं थे वो भी उनके साथ जुड़ना चाहते थे।
और इसके साथ साथ हथियार के आ जाने से लोगों को ब्रिटिश सरकार से लड़ने की हिम्मत मिल गई थी। 1 जुलाई 1909 में अभिनव भारत संगठन के ऐसे ही एक मोटिवेटेड एक्टिविस्ट मदन लाल ढींगरा ने ब्रिटिश ऑफिसर विलियम कर्जन को गोली मार देते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़ लेती है और 17 जुलाई को फांसी पर चढ़ा देती है। मगर अपनी ट्रायल्स के दौरान ढींगरा एक कमाल का स्पीच देते हैं। उसकी ओरिजिनल कॉपी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस इंसिडेंट के बाद अभिनव भारत संगठन यूथ को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए ढींगरा के नाम के पोस्ट कार्ड्स बनाए जाते हैं और उन्हें बिल्कुल एक हीरो की तरह सम्मान दिया जाता है। लेकिन अब तो क्रांति की आग जल चुकी थी। कुछ लोगों को ढींगरा को इस तरह से फांसी पर चढ़ा देना बिल्कुल गलत लगा और अब वो अंग्रेज सरकार से ढींगरा के मौत का बदला लेना चाहते थे। उस समय लॉर्ड मिंटो इंडिया के वाइसरॉय थे और 14 नवंबर 1909 को जब वो अपनी गाड़ी चलाकर कहीं जा रहे होते हैं, उन पर 2 बॉम्ब्स फेंके जाते हैं, मगर लॉर्ड मिंटो यहाँ पर किसी तरह से बच जाते हैं। और जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो ब्रिटिश सरकार को ये पता चला कि ये अभिनव भारत सोसाइटी के ही किसी रेवोल्यूशनरी ने करा था। क्योंकि उनके पास कोई एक नाम नहीं था तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर विनायक सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि वो गणेश ही थे जो इस समय अभिनव भारत सोसाइटी को लीड कर रहे थे। गणेश को अरेस्ट करने के बाद ब्रिटिश कोर्ट उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है, जिसके बाद उन्हें काला पानी भेज दिया जाता है। उनके कॉमरेड अनंत कन्हरी न सिर्फ इस बात से नाराज थे बल्कि ब्रिटिश से बदला लेने का एक मौका ढूंढ रहे थे और ये मौका उन्हें मिलता है 29 दिसंबर 1909 को, जब नासिक के डीएम AMT जैक्सन थिएटर में एक मराठी प्ले देख रहे होते हैं। उस थिएटर में घुसकर ये उन्हें गोली मार देते हैं। दोस्तों, जैक्सन वही ऑफिसर थे जिन्होंने गणेश को अरेस्ट किया था। जब पुलिस ने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्हें अनंत के घर से सावरकर की एक चिट्ठी मिलती है, जिससे पुलिस को ये पता चलता है कि सिर्फ ये बुक्स नहीं बल्कि उसके साथ 20 पिस्तौल और बॉम्ब बनाने का मैनुअल भी भेजा जा रहा था। इन लेटर्स में सावरकर ने ये साफ साफ लिखा था कि कैसे एक आर्म्ड रेवोल्यूशन से ही हम ब्रिटिश को भारत देश छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। जैसे ही ब्रिटिश सरकार को इस प्लान के बारे में पता चलता है, वो सावरकर के खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट इशू करते हैं। उधर लंदन में बैठे सावरकर को जैसे ही इस बात का पता लगता है, वो तुरंत पेरिस के लिए निकल पड़ते हैं उनके पुराने इंडियन हाउस मेंबर मैडम कामा के घर पर। मगर कुछ समय बाद मार्च 1910 में उन्हें वापस लंदन आना पड़ता है कुछ ज़रूरी काम से। उन्हें पता नहीं था कि ब्रिटिश अब भी वहीं पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही वो लंदन पहुंचते हैं, ब्रिटिश पुलिस उन्हें वहां से अरेस्ट कर लेती है। मगर कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड ये प्लान तो चल रहा था कि इन केस अगर उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो वो वहां से बचेंगे कैसे, और इसी के चलते वो पहले से ही एक पूरा प्लान डिस्कस कर आते हैं मैडम कामा के साथ। और जैसे ही एक खबर बाहर निकलती है कि सावरकर को अरेस्ट कर लिया गया है और अंग्रेज सरकार उन्हें लंदन से इंडिया SS मौर्या नाम के एक ब्रिटिश जहाज में बैठाकर ले जाने वाले थे, उधर इंडियन हाउस के मेंबर्स ने बैकअप प्लान को एक्टिवेट कर दिया था। इधर प्लान के अकॉर्डिंग विनायक सावरकर को SS मौर्या जहाज पर बैठाकर इंडिया के लिए रवाना कर दिया गया था। मगर इस शिप के रूट में फ्रांस के मार्सेले पोर्ट पर एक स्टॉप था और जैसे ही ये जहाज उस पोर्ट पर हॉल्ट होता है, अपने प्लान के अकॉर्डिंग सावरकर जहाज से कूद जाते हैं। क्योंकि वो एक लॉ ग्रेजुएट थे, उन्हें मालूम था कि अगर वो फ्रांस में जाकर पॉलिटिकल रिफ्यूज लेते हैं तो ब्रिटिश सरकार उन्हें वहां से अरेस्ट नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरा प्लान ये था कि जहाज फ्रांस पहुंचते ही सावरकर जहाज से कूद जाएंगे और वो पोर्ट से कुछ दूर जाकर समुद्र से बाहर निकलेंगे, जहां पर मैडम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा अपने कार के साथ उनका इंतजार कर रहे होंगे। मगर जैसे ही सावरकर समुद्र से बाहर निकलते हैं, उन्हें वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। हुआ ये था दोस्तों कि मैडम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा आधा घंटा लेट हो गए थे, जिस वजह से सावरकर जब वहां पहुंचे, वहां पर उन्हें रिसीव करने के लिए कोई नहीं था। मगर जैसे ही फ्रेंच पुलिस उन्हें देखती है, फ्रेंच पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद ब्रिटिश पुलिस भी सावरकर को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच जाती है और वो सावरकर की कस्टडी डिमांड करने लगते हैं। इधर फ्रेंच पुलिस को इंग्लिश नहीं आती थी और सावरकर को फ्रेंच नहीं आती थी, तो क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो फ्रेंच पुलिस
ज्यादा ना सोचते हुए सावरकर को ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर देती है और इसी पॉइंट पर सावरकर का प्लान पूरी तरह से बैकफायर कर जाता है, जिसके बाद ब्रिटिश पुलिस उन्हें वापस शिप में बैठाकर इंडिया ले आती है। लेकिन ये अरेस्ट एक इंटरनेशनल इशू बन जाता है क्योंकि ब्रिटिश ने फॉरेन सॉइल में सावरकर को अरेस्ट किया था और इंटरनेशनल लॉ के तहत ये फ्रेंच के सॉवरेनिटी के खिलाफ था। जितने भी इंडियन रेवोल्यूशनरीज वहां पर मौजूद थे वो मैडम कामा की लीडरशिप में एक मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। Mr. Savarkar should be handed back to the French as a political asylum case. Free Savarkar! Free Savarkar! This is wrong! We need justice! Justice for Savarkar! और वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स में इस अरेस्ट के खिलाफ आर्टिकल्स लिखते हैं कि कैसे फ्रेंच सरकार के लिए ये एक शर्मनाक बात है। आगे चल के ये केस इंटरनेशनल कोर्ट तक भी जाती है, मगर वहाँ से फैसला ब्रिटेन के पक्ष में ही आता है, ये कहते हुए कि फ्रेंच पुलिस ने अपनी मर्जी से सावरकर को ब्रिटिश पुलिस के हाथों सौंप दिया था। फाइनली 22 जुलाई 1910 को सावरकर भारत के बॉम्बे शहर में लैंड करते हैं। यहाँ पहुँचते ही उन्हें नासिक के येडवाड़ा जेल में रखा जाता है और उन पर ट्रायल्स शुरू की जाती है। अब प्राइमरीली उन पर 2 चार्जेस लगाए गए थे। पहला, कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द नेशन, जिसका मतलब है ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ जंग करने की आरोप। दूसरा था सप्लाइंग आर्म्स एंड एमिनेशन इन द असैसिनेशन ऑफ एएमटी जैक्सन, मतलब एएमटी जैक्सन को मारने के लिए जो हथियार स्मगल किए गए थे वो भी सावरकर ने ही करे थे। ये ट्रायल्स 2 फेजेस में हुई, जिसके बाद उन्हें 2 उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जहां एक उम्र कैद 25 साल की होती है तो उन्हें टोटल 50 साल की सजा मिली। ये ट्रायल्स पूरी तरह कंप्लीट होने के बाद 4 जुलाई 1911 को सावरकर को अंडमान एंड निकोबार के सेलुलर जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस समय उनकी उम्र केवल 28 साल की थी। दोस्तों, सावरकर की लाइफ से जुड़ी सभी कंट्रोवर्सीज की शुरुआत यहीं से होती है, फिर चाहे वो मर्सी पिटिशंस की हो, ब्रिटिश का नौकर बनने का, या फिर एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट बनने का हो। इन सारे कंट्रोवर्सीज को हम डिटेल में समझेंगे ताकि हम प्रूफ्स के साथ कह सके कि सावरकर वीर थे या कायर। ये डिस्कशन हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी फ्रीडम स्ट्रगल की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी को जान सकते हैं। आपका क्या सोचना है इस पूरे डिस्कशन के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।